अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बेसिकली हमने जॉब बैच और सर्विस कॉस्टिंग की इकट्ठी प्रैक्टिस करनी है। एक जॉब बैच चैप्टर है और एक सर्विस कॉस्टिंग, इन दोनों की इकट्ठी मतलब एमसीक्यू इकट्ठे हैं। चैप्टर 11 है, तो क्या कहते हैं, हमने इसकी इकट्ठी प्रैक्टिस करनी है जो हम स्टार्ट करने लगे। सबसे पहला एमसीक्यू है 11.11। 11.11 में वो क्या कह रहा है, बेसिकली कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब पोस्टिंग के बारे में फीचर्स पूछ रहे हैं कि जॉब पोस्टिंग के बारे में बात कौन सी ठीक है। ए है प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ कस्टमर। मेरा ख्याल है ये पहली ही इसकी डेफिनेशन है, क्योंकि जॉब पोस्टिंग क्या था कि जब आपको जो विशेस ऑफ कस्टमर के मतलब कि अकॉर्डिंग टू द विशेस, कस्टमर की डिमांड के मुताबिक आप जब प्रोडक्शन करते हो तो वो जॉब वहाँ जॉब पोस्टिंग यूज होती है। ए वैसे का आंसर है, बाकी पढ़ लेते हैं। एसोसिएटेड विद कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ लो कॉस्ट आइटम। कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट है। एस्टैब्लिश द कॉस्ट ऑफ सर्विस स्टैंडर्ड। सी सर्विस कॉस्टिंग में आ सकता है कि एस्टैब्लिशेस द कॉस्ट ऑफ सर्विस। अच्छा, कॉस्ट आर चार्ज ओवर द यूनिट्स, नहीं ऐसा भी नहीं है। सबसे सही बात यही है क्योंकि प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ कस्टमर की डिमांड के मुताबिक जो जहाँ प्रोडक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप कोई कस्टमर है, अपनी मर्जी से उसने बेड बनवाना है, तो उसकी डिमांड के मुताबिक आपको मतलब बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो इसका ए। 11.2। 11.2 बेसिकली क्या है हमारे पास, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। वो सेलिंग प्राइस है मतलब सारे ही करने के लिए कह रहा है। A rug making business manufactures quality rugs to customer orders. It has two production departments, Department X and Y, which have overhead absorption rates per direct labor hour of 12.86 एंड 12.40। मतलब उसने दिए हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स पर डायरेक्ट लेबर आवर, जो सब दोनों डिपार्टमेंट्स के दिए हैं। सही है। और कह रहा डायरेक्ट कॉस्ट, फिर उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दोनों की, एक्स की भी और वाई की भी। फिर लेबर रेट्स आर पर आवर इज 3.8 फॉर डिपार्टमेंट एक्स एंड 3.5 फॉर डिपार्टमेंट वाई। ठीक है, रेट पर आवर्स हैं। आगे उसने क्या कहा, मार्जिन मार्जिन रखना है, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25। मैंने बताया मार्कअप और मार्जिन में फर्क। तो चलते हैं सवाल की तरफ। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो हम लिखेंगे हमें जो जो चीज़ें हम किसका निकालते हैं सेलिंग प्राइस। सबसे पहले जॉब कार्ड बनाना है पूरा, डायरेक्ट मटेरियल लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल देखते हैं कौन सा हमारे पास यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल में आए तो वो लग रहा है 154 का, क्योंकि 154 डॉलर में ही। अगर डॉलर में ना हो तो फिर कुछ देखते हैं, लेकिन 154 डॉलर में ही है तो 154 का तो लग गया मटेरियल। आगे देखते हैं लेबर, डायरेक्ट लेबर के बारे में ये है कि डिपार्टमेंट एक्स 20 घंटे की लगा रही है और डिपार्टमेंट वाई 12 घंटे। लेकिन मसला ये है कि ये तो घंटे हैं, हमें क्या चाहिए, रेट। तो रेट कैसे निकलेंगे, ये पर आर रेट दिए हुए हैं, एक्स का भी वाई का भी। 3.8 है 20 के हिसाब से, और 12 आवर्स 3.5। यानी अच्छा करना इकट्ठा ही है क्योंकि प्रोडक्ट एक ही है ना, तो डायरेक्ट लेबर दोनों की ऐसे इकट्ठी ही निकालनी है, डिपार्टमेंट एक्स की और डिपार्टमेंट वाई की। डिपार्टमेंट एक्स का सीन ये है कि 20 घंटे लग रहे हैं डिपार्टमेंट एक्स पे और 3.8 रेट है। 20 घंटे इंटू 3.8, ये तकरीबन आपके पास आएगा 76। और दूसरा क्या है कि 12 घंटे लग रहे हैं डिपार्टमेंट वाई पे इंटू 3.5। 12 घंटे इंटू 3.5, ये आएगा आपके पास 42। ठीक है, यहाँ तक आपके पास सारे की सारी मतलब एक्सपेंस कोई नहीं है, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस बनती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हमारे पास टोटल कितनी आ गई, ये मैंने कैलकुलेट किया, ये आया तकरीबन 272 मेरे पास क्या आ गई, डायरेक्ट कॉस्ट। इसके आगे हम जाएंगे किसकी तरफ, ओवरहेड्स की तरफ। अब ओवरहेड्स का सीन ये है कि ओवरहेड डिपार्टमेंट एक्स ने भी इंकर किए हुए हैं और डिपार्टमेंट वाई ने भी, लेकिन ये है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के रेट है 12.86 पर लेबर आवर, पर डायरेक्ट लेबर आवर, और 12.40 पर डायरेक्ट लेबर आवर। मतलब जैसे ये है एक लेबर आवर का रेट 12.86 पर लेबर आवर। टोटल लेबर आवर्स दोनों डिपार्टमेंट्स के ये दिए हुए हैं आवर्स, उसकी बेस पे लेके जाने हैं। इसके 20 है, उसके 12 है। यानी कि अगर हम बात करें ओवरहेड्स की, तो इसमें भी सीन होगा डिपार्टमेंट एक्स का अलहदा से, डिपार्टमेंट वाई का अलहदा से।
और डिपार्टमेंट एक्स में सीन क्या है कि वो कह रहा है कि एक्स, डिपार्टमेंट एक्स का सीन है कि एक्स के बारे में कहा कि एब्जॉर्प्शन रेट पर डेट लेबर आर इज 12.86 रिस्पेक्टिवली, का मतलब है जो पहले वाला है उसका पहले वाला रेट है डिपार्टमेंट एक्स तो 12.86, लेकिन ये पर लेबर आ रहा है तो एक्स पे कितने घंटे लग रहे हैं, 20 घंटे, तो मल्टीप्लाई 20। इसी तरह वाई, वाई पे एक घंटे का कितना रेट है, 12.40 पर लेबर आर, 12.40 पर लेबर आर मल्टीप्लाई कितने घंटे लग रहे हैं वाई पे, 12, मल्टीप्लाई 12 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये तो 272 और ये 257.20। एक मिनट, ये 272 नहीं आएगा, ये आएगा 257.20 और 12.40 इंटू 12 आएगा 148.80। ये मैंने कैलकुलेट करके रखे हैं, पहले बता रहा हूँ कि आप लोग जो है कैलकुलेट करके देख लेना। यहाँ पे मैंने मतलब प्राइम कॉस्ट के बाद ओवरहेड्स भी दोनों ऐड कर दिए। अब मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ पीछे रह गई है, कुछ भी नहीं रह गया, तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा टोटल कॉस्ट। ये सारी तीनों मिलाई मैंने, टोटल कॉस्ट मेरे पास आ गई 678 की। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट तो आ गई क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने ओवरहेड्स भी पूरे कर दिए, मटेरियल भी और लेबर भी, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं, सारा कुछ पूरा है। अब सिर्फ क्या चीज़ है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस निकालनी, तो उसके लिए प्रॉफिट चाहिए सेलिंग प्राइस तक पहुंचने के लिए। यहाँ प्रॉफिट ऐड करूंगा तो सेलिंग प्राइस तक जाऊंगा, जहाँ तक जो सवाल मांगा हुआ है। प्रॉफिट उसने कहा मार्जिन है 25% मार्जिन, और मार्जिन में आपको पता है क्या सीन होता है। देखो मार्जिन मैंने हमेशा बताया था, मार्जिन में सेल को 100% रखना है। जो सेलिंग प्राइस नीचे आएगी ना, टोटल सेलिंग प्राइस, इसको 100% रखना है। सेल जो सेलिंग प्राइस बात तो एक ही है, ये 100% है। अब प्रॉफिट के आगे लिखने लगो उसकी परसेंटेज 25%। अब अगर सेलिंग प्राइस 100% है मार्जिन के मुताबिक और 25% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी होगी, ऑब्वियसली इनका फर्क, तो वो कॉस्ट होगी 75%। अब 75% कॉस्ट है प्लस 25% प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली मार्जिन में 100% क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से हमें अगर किसी तरह हमें प्रॉफिट पता चल जाए, वो ऐड करके हम सेलिंग प्राइस तक पहुंच सकते हैं। तो प्रॉफिट को पता कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, एक दो जगह कॉन्सेप्ट आया था कि अगर हमें किसी वैल्यू की परसेंटेज दी हो तो हम क्या करते हैं कि उस वैल्यू को उसकी अपनी परसेंटेज से डिवाइड करते हैं। यानी अगर हमने प्रॉफिट की परसेंटेज तक जानना है, प्रॉफिट की अमाउंट तक जानना है, तो हमें पता है किस, वैसे तो 678 है कॉस्ट, लेकिन 678 की अपनी परसेंटेज क्या है, 75%, तो उसको उसकी अपनी ही परसेंटेज से डिवाइड कर दो। मतलब 678 को उसकी अपनी ही परसेंटेज से डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, 1% का आंसर। देखो हम इसी तरह करते हैं ना कि यार अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए हैं और 10 बच्चों को मिलने हैं, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, 1000 डिवाइडेड बाई 10, एक बच्चे को 100 मिलेगा। तो ये हमारे पास जो आता है क्या आता है, एक बच्चे का। इसी तरह जब 678 डिवाइडेड बाई 75 करेंगे तो ये क्या होगा, 75% करेंगे तो क्या क्या आंसर आएगा, 1% का आंसर आ जाएगा। और प्रॉफिट की कितनी परसेंटेज है, 25, मल्टीप्लाई मैं कर दूं 25% से, तो जो आंसर आएगा मेरे पास प्रॉफिट का वो वैल्यू आ जाएगी। दोबारा सुन लो, इस कोस्ट को पहले मैंने लिखा, कोस्ट को उसकी अपनी परसेंटेज से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई जहां तक जाना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने ये किया तो आंसर मेरे पास तकरीबन आया 226। 226 का मेरे पास आ गया प्रॉफिट। 226 में 678 ऐड करो तो ये आपके पास बनता है तकरीबन 904, जो कि मेरी सेलिंग प्राइस है। तो इसमें ज्यादा टेक्निकल, एक तो ये ओवरहेड वाला पॉइंट था, अगर आपको वो भी आता है तो आसान है, और दूसरा अगर मार्जिन मार के पक्का है तो ठीक है, अगर नहीं पक्का तो इसका पक्का करना पड़ेगा। तो मेरे पास आ गई टोटल सेलिंग प्राइस, इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 904 चार्ली। 11.3 पे अगर हम जाएं तो बेसिकली वो किसका सवाल है, वो भी सेलिंग प्राइस ही मांग रहा है, लेकिन इसमें उसने बेसिकली थोड़ा चेंज है। पढ़ते हैं सवाल, कह रहा है पी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स रिंग बाइंडर्स which are embossed with the customer's own logo. A customer has ordered a batch of 300 binders. The following data illustrate the cost of typical batch of 100 binders. अच्छा वो क्या कह रहा है कि मुझे बताओ सेलिंग प्राइस 300 बाइंडर्स की, लेकिन वो उसका इशू ये है, ऊपर क्या कह रहा है कि सारी की सारी जिसने कॉस्ट बताई है ना वो 100 बाइंडर्स की है।
कितने की है? 100 बाइंडर्स की है, हमें 300 बाइंडर्स की चाहिए। ठीक है, हम ये देखो ये सारी कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल का 100 पे $30 का खर्चा होता है, तो 300 पे कितना होगा? इस तरह हम करेंगे इस सवाल को, इस सवाल को भी लिखते हैं इसी तरह। सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, उसने 100 मटेरियल का खर्चा दिया हुआ है, हमें 300 का निकालना है। अब डायरेक्ट मटेरियल 100 पे कितने का लग रहा है? 30 रुपए का। 100 पे कितने का लग रहा है? 30 का। और हमें चाहिए 300 का, तो हम क्या करेंगे? 30 को डिवाइड करेंगे 100 से, वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट के हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे तो एक का आ जाता था। 100 को अगर डिवाइड करेंगे 30 से, 30 को अगर डिवाइड करेंगे 100 पर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो यही आंसर आएगा ना कि एक बाइंडर का कितना है, और हमने कितने का निकालना है? 300 का। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 90। 90 मेरे पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। इसी तरह डायरेक्ट वेजेस, वैसे 100 की 10 रुपए है, 10 रुपए है 100 की, तो हमें या डिवाइड करेंगे 100 से, एक का आ जाएगा, मल्टीप्लाई 300 करेंगे, ये कितने का आ जाएगा? 300 का आ जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट की आपको नेचर का पता है। उसके बाद मशीन सेटअप। स्टूडेंट यहाँ पे असल में ना थोड़ा हो जाता है। मशीन सेटअप कितने का है? 3 रुपए लग रहे हैं। याद रखना कि सेटअप कॉस्ट ना फिक्स होती है, जो हमने पढ़ा ना वेरिएबल फिक्स कॉस्ट, जो ऊपर वाली दो थी मटेरियल और वेजेस, वो थी वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन नीचे जो मशीन सेटअप है और ये डिजाइन और आर्ट वर्क है, ये दोनों फिक्स कॉस्ट है। देखो एक दफा आपने मशीन सेट कर ली, अब चाहे आप 100 बनाओ, चाहे 300 बनाओ, चाहे 400 बनाओ, ये 3 रुपए का ही खर्चा है। इसी तरह आपने एक दफा डिजाइन सिलेक्ट कर लिया, आर्ट वर्क कर लिया, अब चाहे 100 बनाओ, चाहे 1000 बनाओ, चाहे लाखों बनाओ, 15 रुपए का खर्चा आना ही आना था, तो वो आ गया। तो इसका मतलब 100 पे भी अगर मशीन सेटअप 100 पे भी 3 है, तो 300 पे भी 3 है। इसी तरह डिजाइन का जो खर्चा है वो 100 पे भी 15 था और यहाँ पे भी 15 है। तो इस तरह ये हमने निकाली कि सिर्फ ये जो दो थी ये वेरिएबल टाइप थी, और ये दो थी जो फिक्स टाइप थी। हमने इसकी टोटल कॉस्ट निकाली, ये तकरीबन मेरे पास आ गई 138। लेकिन उसने क्या मांगा हुआ है? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस के लिए है पी लिमिटेड रिक्वायर्स ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25%। वही सीन है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। ये तो आ गई ना कॉस्ट। प्रॉफिट कह रहा है 25% मार्जिन, तो ऑब्वियसली मार्जिन है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? 100% होगी। मैंने पहले बताया अभी ऊपर वाले सवाल में। अगर ये 100% है, प्रॉफिट ये 25% है, तो कॉस्ट ऑब्वियसली कितने परसेंट होगी? 75%। और वही कॉन्सेप्ट लगना है यहाँ पे भी कि 138 प्रॉफिट अगर निकालना है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि 138 अगर 75% है, तो उसको अपनी परसेंटेज में डिवाइड करो, और जाना कहाँ तक है? 25% प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ये आपके पास तकरीबन आ जाएगा 46 आ गया क्या प्रॉफिट? 46 आया, और फिर सेलिंग प्राइस इन दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगी 184। ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बता दूं प्रॉफिट वाला, कि 138 को मैंने डिवाइड किया उसकी अपनी परसेंटेज से, 1% का आंसर आ गया। वहां से मैंने आना था 25% पे, ताकि मुझे उसका आंसर पता चल सके, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 25% से, आंसर आ गया 46। 184 मेरे पास आंसर इसका आ गया सेलिंग प्राइस। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। 11.4। 11.4 में भी मेरे से प्राइस ही मांग रहा है। करते हैं इसको भी। 11.4 में भी उसने इसी तरह डायरेक्ट मटेरियल दिया, डायरेक्ट लेबर दिया और प्रोडक्शन ओवरहेड दिया, और पूछा कि टोटल प्राइस बताओ, और मेरा हाल मार्जिन भी दिया हुआ है। हाँ ऊपर देखो सवाल में क्या कहा हुआ है, द कंपनी स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑफ सेल्स। अगर वो 20% ऑफ सेल्स ना भी लिखता तो हमें मार्जिन से पता चल जाना था कि वो 20% ऑफ सेल्स है। ये भी करते हैं हम। डायरेक्ट मटेरियल कितना है हमारे पास? 3 kg और 5 का रेट है, 3 kg इंटू $5 पर kg। 1 मिनट पे 15 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है। डायरेक्ट लेबर 4 आवर्स इंटू 9 पर आवर। डायरेक्ट लेबर कितनी लग रही है? 4 घंटे लेबर काम कर रही है, और 1 घंटे का ले रही है $9 पर आवर। कितना आ गया? 4 9 36। उसके बाद जनाब आगे प्रोडक्शन ओवरहेड आर बजटेड टू बी
टू 40,000 टू बी रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, 30,000 लेबर आवर्स। उन्हें टोटल में दिया बजट ये अपना 240,000 डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। 240 डिवाइडेड बाय ये अगर हम करें 240,000 डिवाइडेड बाय 30,000, ये हमारे पास आएंगे ओवरहेड्स पर लेबर आवर, OAR पर लेबर आवर जो हमने पढ़ा हुआ है, तकरीबन कितना आ जाएगा 8 पर लेबर आवर। अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सारा अमाउंट पर यूनिट। अब अगर हम यहाँ पे वो 3 पर लेबर आवर लिख देंगे तो मसला हो जाएगा ना, क्योंकि सारे पर यूनिट है। तो हमें क्या करना है, जो प्रोडक्शन ओवरहेड है जो हमने निकाले, किस तरह निकाले कि 240,000 को डिवाइड किया 30,000 से, तो ये तो हमारे पास आ गया ना लेबर आवर्स, कितने 8 पर लेबर आवर। इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट अपना टोटल लेबर आवर से, क्योंकि पर लेबर आवर है ना, मैंने आपको कहा था जो बेस होती है उसको उसी एक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितने घंटे लग रहे हैं आपको, डेट लेबर की आवर्स कितने हैं, 4 घंटे। ये देखो 4 घंटे लग रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो आपके पास आ जाएगा पर यूनिट। जो हमने ओवरहेड्स पढ़ा था, ओवरहेड का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने क्या कहा था एब्जॉर्प्शन वाले स्टेप में, स्टेप 1 में मैं OAR निकलवाता था, OAR की बेस क्या होती थी लेबर आवर। फिर मैं कहता था प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट कैसे निकालने हैं, कि आपने क्या करना है 8 पर लेबर आवर, जो भी आपका OAR है उसको मल्टीप्लाई कर देना उसी एक्टिविटी को जो है, तो उसी एक्टिविटी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया लेबर आवर के साथ, जो कि 4 है। 8 इंटू 4 क्या आ जाएगा 32, 15 प्लस 36 प्लस 32 मेरे पास आ जाएगा 83। आगे उसने कहा प्रॉफिट निकालने की, तो टोटल कॉस्ट आ गई। प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट अब आपके पास कितना है 20% मार्जिन है। 20% मार्जिन का मतलब है कि सेलिंग प्राइस आपके पास 100% है अगर, और 20% मार्जिन है तो 80% आपके पास क्या है कॉस्ट है। वही फिर सीन प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका होगा, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको वैसी मदद लेनी पड़ेगी कॉस्ट के थ्रू कि 83 को डिवाइड करना पड़ेगा उसी की परसेंटेज पे, 80% मल्टीप्लाई कहाँ तक जाना है 20% तक। ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 20.75, 20.75 यहाँ लिख देंगे और ऐड करेंगे, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 103.75, ये मेरी आ गई सेलिंग प्राइस। वही सारा सेम सीन है, डेड मटेरियल डेड लेबर, वही जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। तो ये 11.4 हो गया। 11.5 में से सर्विस बिजनेस का है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। वैसे तो उन्हें पढ़ी है लेकिन देख लेते हैं 11.5 को। हाई लेवल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट एज प्रोपोर्शन टू टोटल कॉस्ट। मैंने आपको अभी बताया, मैंने आपको जब सर्विस कॉस्टिंग कराया था तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो ज़्यादा पार्ट होता है ना, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल टोटल कॉस्ट है, इसमें से बहुत कम पार्ट होगा डायरेक्ट कॉस्ट का, मैं भी ना ही हो। ज़्यादा पार्ट किसका होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट तो होती नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, पहला तो ठीक है। यूज़ ऑफ कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, हमने सर्विस कॉस्टिंग में ये भी पढ़ा था कि एक से ज़्यादा कॉस्ट यूनिट होते हैं, जिसको हमने कहा था कि स्कूल के हिसाब से स्टूडेंट भी है और सब्जेक्ट भी है, हॉस्पिटल के हिसाब से पेशेंट भी है और डे भी है, ठीक है। तो कॉम्पोजिट बिल्कुल होते हैं। नंबर 3 यूज ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने पढ़ा था MA1 में, MA1 लेवल पे पढ़ा जाता है इक्विवेलेंट यूनिट्स, और वैसे भी पढ़ा जाता है इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोसेस कॉस्टिंग में। वो जॉब कॉस्ट सर्विस कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 1 एंड 2, 3 पार्ट नहीं है इसका। 11.6 Which of the following cost would be appropriate for the cost control purpose in transport business। वो कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस अगर है किसी बंदे का, तो वो किस चीज़ की बेस पे वो मतलब करेगा, कौन कौन सी चीज़ों को देखेगा। पहली चीज़ हमने क्या जो कॉस्ट यूनिट क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि कॉस्ट पर क्या कहते हैं, देखो ना, अगर वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस है अलॉन्ग विद वो चीज़ें लेके जा रहा है, तो जितने टन वो माल लेके जा रहा है वो और किलोमीटर, ये इसके मुताबिक है कॉस्ट पर टन किलोमीटर। वो कॉस्ट को अगर कंट्रोल करना है तो वो जो कॉस्ट यूनिट लेगा वो टन और किलोमीटर को ले सकता है। टन का मतलब कितने वजन लेके जाना है और किलोमीटर का मतलब कितना चलाना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये ठीक है ट्रांसपोर्ट के हिसाब से। फिक्स कॉस्ट पर किलोमीटर नहीं, फिक्स कॉस्ट पर किलोमीटर को नहीं देखा जाता, पूरी कॉस्ट को देखा जाता है, खाली फिक्स कॉस्ट को नहीं देखा जाता, सारी कॉस्ट को देखा जाता है, टू तो नहीं होगा। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ईच व्हीकल पर किलोमीटर, और वगैरह मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ईच व्हीकल की हर किलोमीटर के बदले मेंटेनेंस मेंटेनेंस का खर्चा कितना पड़ता है हमें, ये भी देखेगा। मतलब वो कह रहा है कि कॉस्ट को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है ट्रांसपोर्ट बिजनेस से।
अब कॉस्ट पर टन किलोमीटर से किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। देखो ना, आपका कॉस्ट पर टन किलोमीटर, 1 टन और 1 किलोमीटर में आपका जो कॉस्ट खर्चा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आ रहा है वो 150, आप इसको कम कर सकते हो, कोई ना कोई काम कर सकते हैं। लेकिन फिक्स कॉस्ट को तो आप कभी भी कम नहीं कर सकते, दूसरा तो हो नहीं सकता। मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। कॉस्ट कंट्रोल के लिए आप 1 और 3 को की मदद से कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो। 2 जो वैसे ही फिक्स कॉस्ट है उसको तो वैसे ही चेंज नहीं कर सकते। 11.7 विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सर्विस को कॉस्टिंग को अप्रोप्रिएट नहीं है। होटल, होटल हमने एग्जांपल पढ़ी थी, बिल्कुल होता है। हॉस्पिटल बिल्कुल है। मेंटेनेंस डिवीजन ऑफ इंजीनियरिंग कंपनी, अब देखो मेंटेनेंस डिवीजन जो है ना, मेंटेनेंस का काम क्या होता है? मेंटेनेंस का काम होता है क्या कहते हैं, मेंटेन करना चीजों को। मेंटेनेंस का काम क्या होता है? मेंटेन करना। अब वो जब वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट्स में तो डील कर रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मेंटेनेंस को देखें, प्रोडक्ट्स को तो डील कर रहा होगा लेकिन प्रोडक्ट बना थोड़ी रहा होगा, जस्ट उसको मेंटेन कर रहा होगा। याद रखना, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हमेशा सर्विस डिपार्टमेंट होता है, कभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर का पार्ट होता है, लेकिन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट डिवीजन जो उसके अंदर होती है वो सर्विस बिजनेस, सर्विस होती है सारी। हाँ, लाइट इंजीनियरिंग कंपनी जो है ना, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन बिजनेस है। क्योंकि लाइट इंजीनियरिंग मतलब जो लाइट्स वगैरह नहीं, अक्सर वो लाइट, मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स जो मैन्युफैक्चर करती है, वो वाली कंपनी, तो वो सर्विस स्टोरी प्रोवाइड कर रही है। तो लाइट्स मुख्तलिफ किस्म की प्रोवाइड कर रही है, वो वैसे ही प्रोडक्शन बिजनेस है। पहली 3 हमारे पास सर्विसेज है। इसके बाद हमारे पास क्या सीन है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन। एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया, मैं आपको बताऊं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन होती है ना, इनका काम क्या होता है? माल लेके जाना, यानी कि टन्स लेके जाना, और कितने किलोमीटर ये चल रहे हैं ये लेके जाना। हमेशा याद रखना कि इनका जो कोस्ट यूनिट होता है ना, कौन सी डिवीजन का? डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन का, जिन्होंने माल लेके जाना होता है। हमेशा इनके जो कोस्ट यूनिट होंगे ना, ज्यादा अप्रोप्रिएट, वो टन्स और किलोमीटर होंगे। अब उसने आपको ना करने के लिए किलोमीटर्स दिए हैं, टन्स दिए हैं, लेकिन नंबर ऑफ ड्राइवर्स, आवर्स, सारा ये बाकी सारी चीजें क्यों दी हुई हैं? आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको किस तरह निकालना है इसका? कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो आप किस तरह निकालोगे? कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर। जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह निकालना है, जब हमने एग्जांपल की थी वहां पे स्कूल का, मैंने कहा था कि अगर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट है तो कैसे निकालना है? कॉस्ट पर सब्जेक्ट, कॉस्ट पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट। तो कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर का मतलब कॉस्ट डिवाइडेड बाय टन पर किलोमीटर। अब देखते हैं कॉस्ट कितनी गिवन है। अब यहाँ पे इसने कहीं पे कॉस्ट दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है, 5,62,800, 62,800 कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय टन पर किलोमीटर में, यानी कि कितने टन पर किलोमीटर वो लेके जा रहा है, वो इसके ऊपर ही दिया है। मतलब हम वैसे भी टन पर किलोमीटर निकाल सकते थे, ऊपर से टन और किलोमीटर को मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है ना। लेकिन नहीं, हम हमारे सॉरी, टन, ये तो टन कैरेट और किलोमीटर, इसको नहीं करना। उसने आपको दिया है टन पर किलोमीटर कैरेट 375, 200 डायरेक्टली दिया है। बस आपने इसको डिवाइड करके आंसर निकाल देना, ये आपका तकरीबन आएगा 1.5 पर टन किलोमीटर। देखो बाकी उसने आवर्स वर्क, ड्राइवर एम्प्लॉयड, किलोमीटर ट्रेवल, इससे भी हमें कंफ्यूज किया हुआ है, लेकिन आपने नहीं होना कंफ्यूज। आपने याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, जैसे मैंने वहाँ पे आपको कहा था ना, स्कूल के हिसाब से सब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हॉस्पिटल के हिसाब से पेशेंट और डे है, होटल के हिसाब से गेस्ट नाइट है, ट्रांसपोर्टेशन हाली ट्रांसपोर्टेशन जिसमें पैसेंजर जाते हैं वो पैसेंजर पर माइल है। लेकिन अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन वाली रिपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन है तो उसमें टन पर किलोमीटर है। इसके बाद 11.9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी टिपिकल कॉस्ट यूनिट फॉर द होटल। होटल के लिए क्या होगा? हमने होटल के लिए अभी पढ़ा था कि जितना अरसा वो रहते हैं, जितना अरसा वो रहें, मतलब जितने गेस्ट हो, जितना ये बेड्स पर, हमने क्या होटल के लिए पढ़ा था? बेस्ट कौन सा इसमें से? मील सर्व नहीं है, मील सर्व तो कैंटीन का है, खाली गेस्ट स्टे भी नहीं है। बेड अवेलेबल पर नाइट, क्या हम बेड अवेलेबल पर नाइट की बेस पे क्वेश्चन डिसाइड करते हैं या बेड ऑक्यूपाइड की बेस पे? ऑब्वियसली ऑक्यूपाइड। क्वेश्चन उसी को देखेंगे ना कि कितने ऑक्यूपाई हुए हैं, ये थोड़ी देखेंगे कि अवेलेबल। अवेलेबल हमारे पास फॉर एग्जांपल 100 बेड्स हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो खर्चा है सारा का सारा 100 बेड्स की वजह से है? नहीं, हो सकता है 100 में से 70 ने यूज किया, 70 बेड्स यूज हुए हों, तो खर्चा 70 की वजह से आया। इस वजह से बेड्स ऑक्यूपाइड पर नाइट वो उसका कॉस्ट यूनिट होगा। 11.10 है, क्या कह रहा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट आर टिपिकल जॉब कॉस्ट। जॉब कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग और एब्जॉर्ब में। अच्छा याद रखना, जो हमने जॉब कॉस्टिंग पढ़ा है ये वाला, मैंने जितनी बार भी आपको प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिखवाए हैं कहीं पे मैंने लिखा है एक्चुअल, हमेशा मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया कि पर आर, और इस तरह के ओवरहेड्स को बोलते हैं एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब यही होता है ना कि आप ओआर को मल्टीप्लाई करो एक्चुअल एक्टिविटी के साथ। ऊपर भी मैंने जो ओवरहेड हमारे आए थे यहाँ पे, ये भी यहाँ पे ओवरहेड्स कौन से थे? एब्जॉर्ब भी थे। याद रखना जॉब कॉस्टिंग के लिए जो ओवरहेड्स इस्तेमाल होते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वो एब्जॉर्ब होते हैं, एक्चुअल नहीं होते। तो इसका आंसर होगा 1 2 तो एक्चुअल होते हैं लेकिन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 2 एंड 4 चार्ली। तो चार्ली इसका आंसर है जो कि जॉब कॉस्टिंग का सवाल है। ये आपके पास थे क्या कहते हैं जॉब कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग के एमसीक्यूज। बाकी ये है कि जॉब कॉस्टिंग की जो मैंने 3 आपको कराए हैं इनको प्रॉपर्ली देखो, इसके अलावा भी कहीं नजर आए तो जरूर करो। किसी और जगह पे कोई क्वेश्चन नजर आता है इससे रिलेटेड, उसके ट्राई करो, बेस्ट करो, सर्विस कॉस्टिंग के करो, पक्के करो इस चीज़ को। तो ये था हमारे पास आज का कैलकुलेशन की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।